सो गाइज वेलकम टू आवर चैनल जैनजी मेडिकोस। तो ये वीडियो बिल्कुल भी रॉ होने वाली है, कुछ भी हम प्रोफेशनल वगैरह तो रिकॉर्ड कर नहीं रहे। तो हम जानेंगे हमारे भाई का एक्सपीरियंस, कैसे उसने एफएमजी क्लियर किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे भाई से, भाई आप अपने बारे में कुछ बताओ हमें। भाई हिंदी में बताओ, कोई अपने भाइयों का चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है। अबे हिंदी में बोल ले, हिंदी में चलेगा। मेरा नाम चंद्र प्रकाश गुप्ता है। हाँ, मेरा नाम चंद्र प्रकाश गुप्ता है। मैं जॉर्जिया से पास आउट हुआ 2023 में। अभी मैंने रिसेंटली एफएमजी क्लियर की है। तो भाई आप 2023 जनवरी में ग्रेजुएट हुए थे, है ना? तो आप बता सकते हैं आपकी वहाँ पर पढ़ाई में कैसे थे आप, मतलब एवरेज थे, कैसे थे? पढ़ाई में मैं एवरेज ही था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, तो थोड़ी मुझे स्टार्टिंग में डिफिकल्ट हो रही थी इंग्लिश समझने में। नहीं समझने में नहीं, थोड़ा बहुत समझने में और बोलने में। फिर धीरे धीरे मैं अपने आप को इम्प्रूव करता गया। तो फर्स्ट ईयर दिक्कत आई थी मुझे, फर्स्ट ईयर। आफ्टर दैट मैं इम्प्रूव हो गया था बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ। तो भाई आपके लास्ट अटेम्प्ट में कितना स्कोर था? मेरा स्कोर था 145 लास्ट अटेम्प्ट में, और दिस टाइम आई गॉट 167। वेरी गुड भाई। तो आप ये बता सकते हैं कि आपने क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजी अप्लाई की इन कंपैरिजन टू अदर अटेम्प्ट्स यू हैव डिड, लाइक क्या अलग था आपकी इस तैयारी में? क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने क्या अलग करा जो आपने अटेम्प्ट क्लियर कर पाया आप। लास्ट अटेम्प्ट में मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, और इस वाले अटेम्प्ट में मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी। पहला तो ये था, और सेकंड पॉइंट ये था कि लास्ट अटेम्प्ट में मैंने सब्जेक्ट सारे कवर किए थे 19, बट मैंने एक भी जीटी नहीं दिया था। दिस टाइम आई गिव अराउंड 12 जीटी एंड टोटल ऑफलाइन कोचिंग। सो और एक ही कोचिंग में फोकस रखा था। अच्छा, आपने 12 जीटी दिए थे और सिर्फ एक ही सोर्स पे फोकस किया था। तो मतलब हमें एक सोर्स पे फोकस करना ज़रूरी है इन कंपैरिजन अलग अलग जगह भटके। अगर आपको किसी टीचर से माइक्रो या पैथो समझ में आ रही है तो भले ही हम उधर जा सकते हैं, पर हमें मेन सोर्स एक ही रखना है, ठीक है? और जीटीज हमें बहुत सारे देने हैं। यही ठीक कह रहा हूँ मैं चंद्र प्रकाश? हाँ, ये क्योंकि एक ही सोर्स को बार बार रिवाइज करोगे तो वो ज्यादा बेटर है, और जितना मैक्सिमम हो सके उतना जीटी देना चाहिए, ताकि आपकी एग्जाम में प्रेशर हैंडल करने की सिचुएशन आपको पता चल जाएगी। हाँ, प्रेशर कैसे हैंडल करना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ब्लॉग ऐसे आएंगे, जैसे अभी मेरे साथ हुआ था। सेकंड सेशन का सेकंड ब्लॉग मेरे लिए थोड़ा टफ था। तो मुझे सर की बात याद आ गई थी कि 2 ब्लॉग टफ आएंगे, बाकी 4 ब्लॉग इजी होंगे। तो मेरे को हमेशा मैंने हैंडल कर लिया था। अच्छा, भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके जीटी में स्कोर कैसे थे? स्कोर क्या आ रहे थे आपके? किसमें? जीटी ग्रैंड टेस्ट जो आपने दिए थे, और आपने कौन से ऐप में दिए थे ग्रैंड टेस्ट? मैंने टोटल 12 जीटी दिए थे, और जो इसमें से 6 जीटी में मेरे स्कोर जो थे 200 प्लस थे, और बाकी 6 जीटी में मेरे मिनिमम स्कोर 160 था। कौन से ऐप से दिए थे? मैंने 6 जीटी तो मैंने राइस के दिए थे, बाकी 1 जीटी प्रेप का, 1 जीटी मैरो का, 1 जीटी डीबीएमसीआई, 1 जीटी एलएन और 1 जीटी सेरेबेलम। तो ये सब दिए थे। अच्छा, तो ज़्यादातर हमने सुना है कि प्रेप के जीटीज बहुत टफ होते हैं, उसमें 150 क्रॉस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके उस प्रेप लैडर के जीटी में कितना स्कोर आया था? प्रेप लैडर के जीटी में मेरा स्कोर था अराउंड 170। 170 था, काफ़ी अच्छा स्कोर है तो। अच्छा, और अब आप बताएं कि हाँ बोलिए। जीटी आपको प्रेशर हैंडल करना सिखा देगा। मतलब ये मार्क्स, मैंने ज्यादा मार्क्स पे फोकस नहीं किया, कहाँ गलतियां कर रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस किया था। मार्क्स तो भले आपको 250 आ जाएंगे, लेकिन पर आप गलतियां कहाँ कर रहे हो, बेसिक आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, वो एक मेरे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मैं इस एग्जाम में
160 प्लस आ जाए, क्योंकि गलतियां मैंने बहुत सारी जीटी में ही अवॉइड कर दी थी। हाँ तो गाइज ये बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात बोली है चंद्र प्रकाश गुप्ता ने। मैं भी बता दूं कि जब मेरे टाइम पे मैंने जीटीज दिए थे तो मैंने कभी भी 150 क्रॉस नहीं किए थे प्रेप लैडर के जीटीज में। मैरो में मैं गया था 180 190 तक, बट प्रेप लैडर पे मैंने कभी भी 150 क्रॉस नहीं किए। बट मैं हमेशा अपने जो क्विजेज हैं, जो भी मैं जीटीज देता था, उनके आंसर इवेल्युएट करता था, क्योंकि भले ही आप जीटी दो पर उस आगे आंसर इवेल्युएट नहीं करोगे ना जब तक, तो वो जीटी देना एकदम बेकार है। कोई मतलब नहीं रह जाएगा उस जीटी का जब तक आप अपने आंसर्स अच्छी तरीके से इवेल्युएट नहीं कर लोगे, उन्हें याद नहीं कर लोगे। और जब आप उन्हें एनालाइज करोगे, याद करोगे, तो आपके नेक्स्ट जीटी में स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। हाँ सीपी बोलिए आप। मैं ये करता था कि जब जीटी देता था, जैसे आज जीटी दिया तो मैं आज ही उसको इवेल्युएट कर लेता था, मैक्सिमम आज ही उसको इवेल्युएट कर लेता था कि गलतियां पता चल जाता कि नेक्स्ट जीटी में वो गलतियां ना हो, इम्प्रूवमेंट हो जाए उस नेक्स्ट जीटी में उसका। हाँ, और एक जीटी के बाद दूसरे जीटी तभी दो जब आप पहले जीटी को अच्छे से दोबारा सॉल्व करने पे 300 में से 300 ला रहे हो। 300 नहीं तो कम से कम 250 के ऊपर मार्क्स ज़रूर आने चाहिए, तभी दूसरे जीटी पे बढ़ो। ऐसा नहीं कि जीटी पे जीटी देते जाओ और पुरानी गलतियां करते जाओ और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मेरा आपसे अगला सवाल है कि क्या सिर्फ अगर कोई बंदा अपने कॉलेज टाइम में ठीक ठाक पढ़ाई करता था, पास हो गया, और अब सिर्फ रैपिड रिवीजन करके जा रहा है और जीटीज वगैरह भी दे रहा है थोड़े बहुत, तो क्या वह पास हो सकता है? इज रैपिड रिवीजन इनफ? नहीं, इस एनएमसी का पैटर्न चेंज हो चुका है। रैपिड रिवीजन इज नॉट इनफ। आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, वो कुछ भी पूछ रहे हैं, तो आपको पूरा टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अध्यक्षा गार्डिया ले लो, तो उसमें अब आपको मैनेजमेंट फर्स्ट लाइन में आजकल क्वेश्चन जो है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, नेक्स्ट मैनेजमेंट, इनिशियल मैनेजमेंट, तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रीटमेंट, आप इनिशियल ट्रीटमेंट क्या लोगे? फॉर एग्जाम्पल जैसे डायबिटिक की प्रेसिडेंस का पेशेंट आ गया, आप सबसे पहले इनिशियल ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आजकल। तो लैंग्वेज का काफी ध्यान रखना पड़ रहा है कि एग्जाम में कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इनिशियल है, फर्स्ट लाइन है, नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट बैक स्टेप है, तो ये सब। पर ये 6 महीने में तो पूरा 19 के 19 सब्जेक्ट तो कवर होना इम्पॉसिबल है। अगर प्रेप लैडर की वीडियोस देखें तो कम से कम 250 आवर्स प्लस हैं, तो उसके लिए तो फिर हमें ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए, आपका ऐसा मानना है ना? मैंने ऑनलाइन की थी, मैंने बहुत गलतियां करी थी ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, एक इनिशियल का 1 महीने जोश रहता था, आप क्लासेस ले लेते हो, उसके बाद आप बोर हो जाओगे ऑनलाइन में। तो ऑफलाइन में क्या रहता है कि आप क्लासेस भी जाओगे, वहाँ पे स्टूडेंट से बात भी होंगी, थोड़ा मतलब आप कुछ पूछोगे, वो भी कुछ पूछेंगे, तो एनर्जी बनी रहती है। इसकी वजह हिसाब से ऑनलाइन बेटर है, मस्ट बेटर, मोर बेटर देन ऑनलाइन। हाँ तो गाइस देखो, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो ऑफलाइन से ज़्यादा सीखते हैं, एक जो घर बैठे ही बार बार वीडियो रिपीट करके ज़्यादा सीखते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या सही लग रहा है, आप ऑफलाइन में ज़्यादा पढ़ना पसंद करेंगे कि ऑनलाइन में? अगर आप ऑनलाइन प्रेफर कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है कि आप उस 6 महीने में सारी की सारी वीडियोस कवर कर लें। तो उस केस में अगर आप रैपिड रिवीजन भी करेंगे, जो कि आई थिंक 200 प्लस आवर्स का कंटेंट तो होगा ही रैपिड रिवीजन में 19 सब्जेक्ट में अप्रॉक्स, अगर नहीं भी होगा तो जितना प्रेप लैडर में दे रखा है, अगर आप उसे कम से कम 6 या 7 बार भी पढ़ेंगे ना, रिवाइज करेंगे और उसके साथ जीटीज देंगे, तो वो मोर देन इनफ है। क्योंकि अगर आप कुछ कंसेप्ट्स अगर आप छोड़ रहे हैं रैपिड रिवीजन में, तो वो जीटीज में ज़रूर कवर होंगे। ये हो गया पहला इंसान। दूसरा इंसान जिससे रैपिड रिवीजन नहीं होता, जैसे ये मेरा दोस्त है, मैंने इससे काफ़ी बातें वगैरह कर रखी हैं, तो मैंने इससे जब पहले रिव्यू वगैरह लिया था सेरिबेलम ऐप, मैं ऐप का नाम नहीं लेना चाहता था, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सेरिबेलम ऐप इसने लिया था। उसमें कंटिन्यूसली बैठना एक ही दिन में इतने सारे घंटे नहीं हो पाता इन कंपैरिजन टू ऑफलाइन। ऑफलाइन में आप बाहर जाते हो, आपस में बच्चों को देखते हो, और उनका थोड़ा सा कोर्स भी, ड्यूरेशन ऑफ आवर्स भी कम होते हैं इन कंपैरिजन टू रिकॉर्डेड ऐप्स, तो उस केस में कवर करना ईजी हो जाता है। बट इन प्रेप लैडर आपके पास ऑलरेडी आवर्स हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने लगन से वो तैयारी कर रहे हो। तो इसलिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑनलाइन ऑफलाइन ही करो, ऑनलाइन से नहीं हो सकता, दोनों से हो सकता है, पर जुनून चाहिए और
क्लियर करने का एक, बस मैं यही कहूँगा कि आप दोनों से क्लियर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक मिथ है कि आप बाहर जाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा और घर पे नहीं पढ़ाई होगी, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है। तो चंद्र प्रकाश गुप्ता, आपके लिए मेरे हिसाब से ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट देखने को मिला उसमें, तो ये बात से हम बिल्कुल सहमत है आपकी। मेरे को थोड़ा सा वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट चाहिए, ताकि क्या है, आप 10 घंटे बाद 10-11 घंटे क्लास होती है, तो आप बाहर होगे तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और ऑनलाइन मेरे लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए मैंने हाँ, और अगर आप ऑनलाइन भी लो तो ट्राई करो कि जो लाइव क्लासेस होती हैं वो भी एक तरीके से बेटर हैं। जो रोज़ जैसे अराइज है, अराइज में ऑफलाइन भी होती है ऑनलाइन भी होती है, तो वो आपको पढ़ाते हैं ना, आपकी एक तरीके से मेंटरशिप ज़रूरी है आपको मोटिवेशन करने के लिए। जैसे कि सीपी के केस में, चंद्र प्रकाश के केस में हुआ, उसको एक मोटिवेशन की ज़रूरत थी, तो वो उसको मेंटरशिप में मिली अराइज के द्वारा, तो इसलिए उसको ज़्यादा अच्छा लगा वो ऑफलाइन प्रेफरेंस। ठीक है, अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सिर्फ 6 महीने अगर कोई पढ़ाई करे अच्छे से लगन से, तो वो क्लियर कर सकता है कि नहीं 6 महीने में कुछ नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, बस आपको कोचिंग, एक ही कोचिंग, जैसे आप मान लो कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको उसी के साथ रहना है, उसी का ही पूरा फॉलो करना है, और दूसरी कोचिंग का आपको टच भी नहीं करना है, सिर्फ जीटी के अलावा। जीटी आपको सभी कोचिंग के देने, बाकी जिस कोचिंग से आप पढ़ रहे हो उसी के नोट्स बार बार पढ़ते चलो। जैसे मेरे केस में हुआ था, मैंने नोट्स 5 बार रिवाइज किए थे 19 सब्जेक्ट के। तो मैंने जैसे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, तो मैंने 5 बार रिवाइज किए थे। तो एक एक नोट्स को बार बार पढ़ोगे, वही आपका रैपिड रिवीजन हो जाएगा, वही आपका रैपिड रिवीजन है, क्योंकि नोट्स कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, आपको सोर्स चेंज नहीं करना है। अगर आपने भले ही 20 पन्ने का कोई बनाया है नोट्स, तो वो इस 20 पन्ने को ही 20 बार पढ़ना है, ऐसा नहीं कि फिर अलग टॉपिक करना है। आपको फोमो नहीं रखना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप ये सारी चीज़ें जीटीज में, क्वेश्चन में, पीवाईक्यूज में कवर कर ही लेंगे। ठीक है, अब आप ये बताइए कि आपके पास, आपने ये सब तो बता दिया, आपने तैयारी कैसे की, आपने जीटीज कैसे दिए। अब आप ये बताइए कि आपने जैसे पहले जो अटैम्प्ट दिया उसमें आपने फेलियर फेस किया, तो आपने उससे हटकर फिर आपकी क्या अप्रोच रही, क्या माइंडसेट रहा कि आपने एग्ज़ाम दिया और इतना अच्छा स्कोर किया? क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है एक फेलियर्स देखना और उसके बाद कोई अटैम्प्ट देना। दिमाग में यही रहता है कि अब नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे आगे और दोस्त आगे निकल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं दिमाग में। तो आपके दिमाग में क्या चला और आपने ऐसा क्या किया जिससे आप मोटिवेटेड रहे पूरी जर्नी में और आपने इतना अच्छा स्कोर किया? हाँ, वो बात सही है कि थोड़ा पिछली बार 145 था, थोड़ा डिप्रेस भी था, थोड़ा नर्वस भी था कि बाकी दोस्त आगे निकल गए, बैचमेट आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े टाइम के लिए होता है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बुरा लगा था जब साइकेट्री की क्लास चल रही थी मेरी, थोड़ा सा नर्वस था, फिर धीरे धीरे अपनी गलतियाँ पता चलती गई, तो फिर मैं कोचिंग का एनवायरनमेंट अच्छा था मेरा, और मैं अपने कोचिंग में अच्छे दोस्त बनाऊँ, ताकि तो धीरे धीरे आप ओवरकम होते चले और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते थे। जैसे मेरी आदत थी, मैं मोटिवेट करता रहता था कि कोई बात नहीं, हो जाएगा भाई, हो जाएगा, कोई हो जाएगा, इस बार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते रहो, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अब बस अपना कोचिंग का शेड्यूल फोकस रखो, बाकी और कुछ भी नहीं। इधर उधर मत भटको कि जैसे मान लो आप कोई सी कोचिंग ले रहे हो, तो आप यूट्यूब पे तो बिल्कुल ही मत जाना। यूट्यूब पे जाना मतलब अपने आप को, अपना स्कोर लो करना है एग्जाम में, क्योंकि यूट्यूब पे कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैंने शॉर्टकट लिया था लास्ट टाइम में, तो मैं 5 नंबर से रह गया था। सारे सब्जेक्ट पढ़ने, बार बार रिवाइज करना है, यही मंत्र है, और बहुत जीटी देते रहना। और कोचिंग में जितने भी टेस्ट होते हैं उसको घर आके एनालिसिस करो कि आपके कितने गलत हुए और कितने गलत में से आपने कितने आते हुए गलत कर दिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आते हुए गलत करना। ये एग्जाम में भी यही होगा कि आते हुए क्वेश्चन हम गलत करके आ जाएंगे, फिर बोलेंगे यार मेरा आंसर गलत कैसे हो गया, मैं तो सही करके आया था। तो ये आपको कोचिंग की जो है टेस्ट और जीटी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। अगर आप गलतियां एनालिसिस करोगे, गलतियां एनालिसिस करनी ही पड़ेंगी, माननी पड़ेगी, हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, नहीं तो स्कोर नहीं आएगा। ठीक है चंद्र प्रकाश गुप्ता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हम इस वीडियो में तो बहुत सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर सकते, हम अगले पार्ट ज़रूर बनाएंगे और इसमें बाकी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हमें सबसे पहला तो अपनी अप्रोच देखनी है कि आपको ऑनलाइन ज़्यादा कंफर्टेबल है कि ऑफलाइन। दोनों से ही इंसान क्लियर कर सकता है, बट आपको क्या प्रेफरेंस है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा।
दूसरा, डिसाइड करने के बाद आपको ये फिक्स करना है कि आपका सोर्स सेम रहे, आपको सोर्स चेंज नहीं करना है। तीसरा, आपको कंटिन्यूसली जीटी देने हैं और जीटीज के इवेलुएट करना ज़रूरी है, उसके बिना नेक्स्ट जीटी पे नहीं जाना है, वरना उस जीटी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। चौथा, PYQs, जो सीपी हमने शायद कवर नहीं किया है कि PYQ के कितने इंपॉर्टेंट रोल हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट PYQs करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आप PYQ गलत करके आते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए आप एक मर्डर करके आ रहे हैं FMG में, क्योंकि PYQs करना बहुत ही ज़रूरी है ना सीपी? मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? PYQs बिल्कुल, क्योंकि अपने कई दोस्त ऐसे हैं जो PYQs भी गलत करके आ रहे थे, तो वो नहीं करना है, उससे आपका मार्क्स और कम होता जाएगा और आप फेलियर के नज़दीक जाओगे। तो ये 4 बातें ध्यान रखो, और इसके अलावा जो भी सीपी ने बोला वो बात ध्यान रखना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस। सो गाइज़, ये था आपने देखा अभी 17 मिनट्स का इंटरव्यूज़ का। काफ़ी चीज़ें फंबल अप हो रही थी और इधर उधर जा रही थी, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में हम ज़रूर जो भी चीज़ें छूटी हैं या जो चीज़ें अनक्लियर थी वो ज़रूर कवर करेंगे, और ऐसे ही मोटिवेट करेंगे, अच्छे से पढ़ना, फाड़ के आना नेक्स्ट वाला अटैम्प्ट। तो टिल देन टेक केयर and keep like this video and subscribe this video, comment on this video. Till then take care, keep smiling, keep working hard, and yeah, that's it.